नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल, लेक्चरर जीपीसी करौली। दोस्तों, आज हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के चैप्टर नंबर 2 रेट एनालिसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेट एनालिसिस होता क्या है। तो दोस्तों, जो भी आप कोई कार्य करते हो तो उस कार्य की प्रति यूनिट का जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं रेट एनालिसिस। उस पर्टिकुलर कार्य के एक इकाई को करने के लिए किया गया खर्चा का आकलन रेट एनालिसिस कहलाता है। सिंपल वर्ड में कहा जाए, जैसे मान लीजिए आपको कोई 100 मीटर क्यूब का कंक्रीट वर्क करना है। 100 मीटर क्यूब का आपको कोई कंक्रीट वर्क करना है, तो आप उसमें सबसे पहले कितना मटेरियल लगेगा उसकी कॉस्ट निकालोगे। मटेरियल की कॉस्ट निकालने के बाद में उसमें कितने लेबर लगे, कितने मिस्त्री लगे, कितने वेलदार लगे, उन सब की कॉस्ट निकालोगे और उन सबको ऐड कर दोगे। आपने मटेरियल का कॉस्ट निकाल दिया, लेबर का कॉस्ट निकाल दिया, सबको ऐड कर दिया और उसमें सारे प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट वगैरह ये सारे जोड़ दिए। अब ये तो जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी आपकी, जो रेट आएगी वो आपकी आएगी 100 मीटर क्यूब की। 100 मीटर क्यूब कंक्रीट वर्क की रेट आई। अब उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके 1 मीटर क्यूब की रेट आ जाएगी। इस प्रकार से रेट एनालिसिस में किसी भी कार्य की 1 मीटर क्यूब की रेट निकाली जाती है कि उसमें कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले उसमें मटेरियल की कॉस्ट निकाली जाती है, क्या क्या मटेरियल लगेगा, उसकी बाजार में क्या रेट है उसकी कॉस्ट निकालेंगे, उसमें भाड़े सही सारा, फिर उसमें कितने लेबर लगेंगे और उनकी क्या कॉस्ट आएगी, ये सारी चीज़ें निकाली जाती है। इस प्रकार से हम रेट एनालिसिस करते हैं। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी बीच बीच में कि इसमें कंटिजेंसी क्या होता है, प्राइम कॉस्ट क्या होता है, प्रोविजनल सम, ये सारी चीज़ें एस्टिमेट में निर्धारित करनी होती है। जब भी आपको एक एस्टिमेट बनाया जाता है पूरा किसी बिल्डिंग का या किसी रोड का, तो इसमें ये सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजी में आती है। तो हम देखते हैं कि ये टर्मिनोलॉजी क्या होती है, कंटिजेंसी क्या होती है। दोस्तों, जब भी आप कोई एस्टिमेट बनाते हैं, जैसे आपने कोई बिल्डिंग का एस्टिमेट बनाया, तो उसमें मेन कार्य होते हैं, इसके अलावा कुछ छोटे मोटे कार्य होते हैं वो एस्टिमेट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन उनके जैसे आपके हो गया कोई फावड़े की ब्लेड टूट जाती है, बिसौली का हैंडल टूटना, कैप खो जाना, टोल टैक्स भरना, ढुलाई भरना, मतलब कुछ अलग खर्चे होते हैं जो हम न तो में वो मटेरियल में आते हैं न ही लेबर में आते हैं। इस प्रकार के खर्चे होते हैं। तो अगर हम उनको ऐड नहीं करेंगे तो हमारे जो हमने एक्चुअल कॉस्ट निकाली थी उससे वो एक्सीड कर जाएगी और वो हमारे बजट में कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ कंटीजेंसी लेते हैं। कंटीजेंसी जनरली 3 से 5% ली जाती है। जो भी आपकी टोटल कॉस्ट आई, जैसे आपने कंक्रीट वर्क निकाल लिया, प्लास्टर वर्क निकाल लिया, ब्रिक वर्क निकाला, ये सारी चीज़ें निकाली, इन सब का क्वांटिटी निकाली और इनकी ऐड कर दिया सबको, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी। अब उस टोटल कॉस्ट में आप ये कंटीजेंसी ऐड कर दोगे 5%, तो आपका जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो इस कंटीजेंसी के अंदर आ जाएगा। लेकिन ये हम जनरली 5% लेते हैं कंटीजेंसी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कंटीजेंसी कितनी लेनी है आपको, हमेशा 3 से 5% लेनी है। लेकिन ज़्यादातर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे पीएचडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, इन सभी में कंटीजेंसी 5% ली जाती है। जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है ये इसके लिए ली जाती है, जिससे हमारा क्या है कि जब हम सैंक्शन कराए हमारी स्कीमों को, तो उसमें हमें कोई अगर एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है उसके लिए अलग से सैंक्शन नहीं कराना होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट वो होती है जो दुकान में सामग्री की वास्तविक मूल्य लागत होती है। अर्थात जैसे आपको कोई कार्य कराना है, अलग से कार्य कराना है, तो जो आप दुकान पे जो वैल्यू देते हो, जो आप दुकान पे पैसे देते हो, वही उसकी मेन लागत होती है। जैसे आपने दरवाजे खिड़कियों की फिटिंग करनी है, आपको पाइपों की फिटिंग करनी है, बिजली की फिटिंग, इन सभी का चुनाव आपको जब किस प्रकार की फिटिंग करनी है, ये जब आपका बन जाता है या जब आप चुनाव करते हो उसी समय किया जाता है। ये हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी किस प्रकार से डोर लगेंगे, उसकी पाइप किस प्रकार से लगेंगे, बिजली किस प्रकार से लगेंगे। जब ये भवन निर्माण हो रहा होता है, जब उसी समय ये डिसाइड किया जाता है। तो
जो भी आपने जिसको ठेका दिया है, ठेकेदार ये सारे सामान लिया जाता है और उस ठेकेदार को उतनी कॉस्ट उसकी दे दी जाती है जितना बाजार में उसका मूल्य होता है। उसको बोलते हैं हम प्राइम कॉस्ट। उसके उसमें को जोड़ने का या उसको लाने का उसमें कुछ अलग से उसको खर्चा नहीं दिया जाता है, ये उसमें ही ऐड होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोविजनल सम। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनकी हम रेट डिसाइड नहीं कर सकते कि उसमें एग्जैक्ट खर्चा कितना आएगा। जैसे आपको मान लीजिए अपने घर में बिजली का कनेक्शन लेना है, तो बिजली का कनेक्शन का एस्टीमेट कौन निकालता है? बिजली विभाग वाले। तो उसका हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि उसका कितना लेना है। जैसे ही आपको मान लीजिए नल कनेक्शन लेना है, तो नल कनेक्शन का भी हम कितना पाइप लगेगा, कितना कनेक्शन लगेगा, कितना मजदूर लगेगा, उसका हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आपको मान लीजिए कोई अर्थवर्क करना है जिसका आप क्वांटिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इन सभी चीज़ों को हम प्रोविजनल सम में लिया जाता है। तो हम इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने को लगता है कि इस बिजली फिटिंग में 3,000 रुपये आएंगे, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट मतलब 3,500 या 4,000 रुपये उसके लिए लेके चलते हैं, जिससे आने वाले खर्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये प्रोविजनल होता है, अर्थात ये एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं होती है और नहीं उस समय हमें ये पता होता है कि इसकी एग्जैक्ट रेट नहीं होती है, और नहीं हमें ये पता होता है कि उस समय ये कितना खर्चा आएगा। तो इसके लिए हम प्रोविजनल लेके चलते हैं। और ये जो कार्य होता है जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा नहीं किया जाता है, ये कार्य किसी विशेष फर्म के द्वारा किया जाता है। जैसे अगर आपको कनेक्शन लेना है तो वो बिजली विभाग वाले कनेक्शन करेंगे, पानी का कनेक्शन नहीं लेना तो वो पानी के वाले कनेक्शन करेंगे, आपको कोई लिफ्ट लगानी है तो वो अलग करेंगे, कोई आपको डक्टिंग करनी है तो वो इसके लिए अलग आएगा। अर्थात जो आपने ठेका दिया उससे ये अलग कार्य होता है, और उसके लिए हम प्रोविजनल रेट लेके चलते हैं। अब जो इसमें प्रोविजनल में जो आपने रेट लिया है या जो अमाउंट लिया है, वो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने प्रोविजन में लिया है उतना ही उसमें खर्चा है। उसमें आपको प्रोविजनल ऐसा लेकर चलना है कि उससे ज़्यादा खर्चा न आए, उससे कम ही खर्चा आना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका डे वर्क। तो कुछ कार्य डे वर्क क्या होता है कि जैसे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसकी क्वांटिटी हम नाप नहीं सकते, तो उसका हम मजदूरों की दिहाड़ी के हिसाब से उसकी रेट निकालते हैं। अर्थात उनकी डे बाई डे उन्होंने कितना वर्क किया उसके हिसाब से उनका अमाउंट फिक्स किया जाता है। जैसे आपको प्लास्टर में डिजाइन करनी है या कोई पानी है उसके नीचे आपको कोई काम करना है, तो ये जो वर्क है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ठेकेदार द्वारा एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, और उसमें कितने मजदूर आए, कितने दिन आए, ये सारी चीज़ें उसमें एंट्री की जाती है, और उसमें क्या क्या सामग्री लगी और कितने मजदूर आए इसके हिसाब से उसको पर घंटे के हिसाब से या पर डे के हिसाब से उसका पेमेंट कर दिया जाता है। तो ये डे वर्क होता है, मतलब जिन कितना कार्य किया उसके हिसाब से मजदूरों को पेमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका वर्क चार्ज एस्टिब्लिशमेंट। तो वर्क चार्ज एस्टिब्लिशमेंट क्या होता है कि कभी कभी कोई विशेष कार्य करवाना है आपको, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर्मचारियों की आवश्यकता होती है या कोई विशेष कार्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। जैसे आपको भंडार या मशीनों की देखरेख के लिए, निर्माण कार्य के लिए देखरेख के लिए, कोई सुपरविजन के लिए, मिस्त्री कार्य एजेंट, ये सारी चीज़ों के लिए विशेष कर्मचारी या एक्स्ट्रा कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो इनको कार्य की समाप्ति तक रखा जाना होता है, और इनको ये नहीं है कि ये परमानेंट कर्मचारी होते हैं, ये टेम्परेरी कर्मचारी होते हैं जो हम इनको एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे निकाल सकते हैं। लेकिन ये इन कर्मचारी का खर्चा हमारे पूरे वर्क पर होता है, इसलिए इनको वर्क चार्ज एस्टिब्लिशमेंट कहलाते हैं ये। और इनका जो प्रोविज़न लिया जाता है जनरली 2 से 3% इनका एस्टिमेट में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका डिपार्टमेंटल चार्जेज। तो दोस्तों जब कोई डिपार्टमेंट कराना होता है, किसी डिपार्टमेंट को कार्य कराना होता है, तो जो कार्य होता है वो किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा कराया जाता है। जैसे मान लें चिकित्सा विभाग को अपनी हॉस्पिटल बनाना है,
तो वो खुद नहीं बनाएगा, वो किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जनरली पीडब्ल्यूडी से वो कार्य कराता है। तो इसमें जब वो पीडब्ल्यूडी से कार्य कराता है तो उसमें पीडब्ल्यूडी का चार्जेज उसको ऐड करना होता है कि वो निर्माण कार्य के दौरान कितना खर्चा लेगा। इसमें उसके एस्टेब्लिशमेंट हो गया, डिजाइनिंग हो गई, प्लानिंग हो गई, सर्वेइंग हो गई, उसका सुपरविजन हो गया, इन सब का वो कॉस्ट ऐड करता है कि उस डिपार्टमेंट के द्वारा इतना डिजाइनिंग प्लानिंग में उसका खर्चा आएगा। अर्थात डिपार्टमेंटल चार्ज होता है, तो कि जिस डिपार्टमेंट से आप कार्य करा रहे हो उसका चार्ज कितना है। तो उसका चार्ज जनरली हम 10 से 15% लेते हैं। जिस डिपार्टमेंट से कार्य कराना है उसका चार्ज 10 से 15% लिया जाता है। तो आप टोटल कॉस्ट निकालने के बाद में डिपार्टमेंटल चार्जेज भी उसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट है ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट ये होती है जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है। जैसे आपके ये उत्पादन में इसकी कॉस्ट नहीं है, न तो ये आपके मटेरियल की कॉस्ट है, न ही लेबर की कॉस्ट है, लेकिन ये कार्य को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट लगाई जाती है। कार्य को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट लगाई जाती है, मतलब इस जो भी आप उत्पादन कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें इसका कोई रोल नहीं होता है। लेकिन जैसे न तो इस कॉस्ट से आप कोई मटेरियल लाते हैं, न ही कोई लेबर लाते हैं, लेकिन जो आप कार्य करा रहे हो उसके लिए ये कॉस्ट आवश्यक होती है। जैसे क्योंकि आपको कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए ऑफिस खोलना होगा, तो ऑफिस में कर्मचारी भी रखने होंगे, वहाँ पर टेलीफोन भी रखना होगा, कुछ किराया भी होगा, कुछ कागज़ भी होंगे, कुछ मशीनरी भी रखनी होगी। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो ये जनरली दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है इसको। एक तो होता है आपका जनरल ओवरहेड और एक होता है जॉब ओवरहेड। तो जनरल ओवरहेड होता है कि जैसे आपने कोई ऑफिस खोला, कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए आपने वहाँ पर मेंटेन करने के लिए कर्मचारियों को, लेबरों को मेंटेन करने के लिए, मटेरियल रखने के लिए आपने वहाँ कोई ऑफिस खोला, तो वहाँ पर जो कर्मचारी का खर्चा है, वहाँ पर कुछ कागज़ रखने आपने, छपाई, डाक व्यय, इसका खर्चा है। फिर आपने को गाड़ी भी रखनी होगी वहाँ पर फील्ड विजिट के लिए, तो उसका खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, आपका किराया और टैक्सेस, ये सारी चीज़ें जनरल ओवरहेड में आती है। और एक होता है आपका जॉब ओवरहेड। जॉब ओवरहेड में क्या होता है, जैसे आपके इंजीनियर है, आपके सुपरविजन है, इनका आपको वेतन देना होता है, इनका खर्चा आएगा आपका। फिर आपका जो मटेरियल पड़ा है वो ऐसा तो है नहीं है कि आया और तुरंत लग गया, वो कुछ दिनों तक साइट पर पड़ा रहता है, तो उसको देख रेख के लिए आपको कर्मचारियों को रखना होगा, तो उसकी देखभाल का खर्चा। फिर जो आपने मशीनरी ली है, टूल्स एंड प्लांट्स लिए हैं, औजार एंड मशीनरी को बोलते हैं टूल एंड प्लांट्स। तो जो भी आपने औजार एंड मशीनरी ली है उनका मरम्मत का कार्य, उनके भाड़ा और उसका डिप्रिसिएशन, इनका खर्चा। मजदूरों को आप अकोमोडेशन वगैरह देते हैं तो उसका खर्चा। फिर कोई हादसा भी हो सकता है साइट पर, तो उनके लिए मुआवजा और बीमे का खर्चा। फिर ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने अमाउंट लगाया है वो आपके खुद से लगाया है, आपने हो सकता है कि वो बैंक से लोन लेके लगाया हो, तो उस पर जो ब्याज आ रहा है उसका खर्चा और आपकी धन की हानि, ये सारे खर्चे जॉब ओवरहेड में आते हैं। तो इसके लिए हम 5 से 10% तक लेके चलते हैं ओवरहेड कॉस्ट के लिए। तो इस प्रकार से ये सारी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो जब भी हम एस्टिमेट बनाते हैं तब उसमें ध्यान रखनी होती है कि प्रोविजनल सम क्या होता है, डे वर्क क्या होता है, डिपार्टमेंटल चार्जेस क्या है, ओवरहेड कॉस्ट क्या है। तो इन सबको हमें पहले से ही फिक्स करके चलना होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।